आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से पारस प्रेम पत्रिका में मैं प्रतीक त्रिवेदी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने पहले इंटरव्यू में आपसे वादा किया था कि कानपुर शहर की एक शख्सियत को लेकर आपके सामने आएंगे जो समाज में रहकर समाज के लोगों के लिए काम करती है। राजनीति की जो परिभाषा हमें बचपन से सिखाई गई हम युवाओं को कि गांधी के विरोधियों पुजारियों का मेल है, राजनीति सांप और नेवले का खेल है, लेकिन इस परिभाषा को पूर्णतः हम युवाओं के दिलों में खत्म सा कर दिया है। लगभग हमारे बीच में आर नगर विधानसभा से एक नेता, एक बेटा और समाज सेवक के तौर पर हम सभी लोग उनसे परिचित हैं। आदरणीय अमिताभ वाजपेयी जी उपस्थित हैं, तो उनका तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। तो पहले तो हम इतिहास की बात करते हैं। 2017 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए कुछ खासा अच्छा नहीं रहा। आप बहुजन समाज पार्टी से आप बात करें या फिर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं रहा, लेकिन समाजवादी पार्टी के सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री जी का रणनीति क्या होगी 2022 को लेकर, इस पर मैं आदरणीय अमिताभ जी से जरूर प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या किसी से गठबंधन होगा या स्वतंत्र रूप से समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में उतरने वाली है। आदरणीय विधायक जी, जैसा कि अभी तक की रणनीति समाजवादी पार्टी की है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई मौक़ों पर कहा है, मीडिया से भी बताया है कि हम लोग 2022 में अकेले ही उतरेंगे। ये ज़रूर है कि बहुत सारे छोटे छोटे दल ऐसे हैं जिनके पास अपना जनाधार है, उनको साथ लेके चलने का काम करेंगे। अभी हमारा गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल से है जो पश्चिम में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, और ऐसे ही पूरब में भी कई लोगों से हम लोगों की बात चल रही है। ऐसे छोटे छोटे दल जिनका अपना जनाधार है, जिनका गांव गरीब के लोग जो भरोसा करते हैं, उनको साथ ले चलने का काम करेंगे। ये जरूर दिखता है किसी बड़े दल से गठबंधन इस चुनाव में नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमिताभ जी। तो दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि जो सत्ता के गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर, ब्लॉक प्रमुखों को लेकर, क्या ऐसा हुआ कि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री को 324 जगहों पर प्रत्याशी नहीं मिले? ऐसा कहना मेरा नहीं, पारस प्रेम का नहीं, बल्कि विपक्ष, मुख्य विपक्षी दल जिसे आप मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और उनके नेताओं का कहना है कि 324 जगहों पर आपको ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी नहीं मिले। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और न जाने कितने मंत्रियों के साथ आपने कितने सालों तक सरकार चलाई, तो ऐसा क्या हुआ कि जिला पंचायत अध्यक्षों में आपका हार का सामना करना पड़ा जबकि आपके सदस्यों की संख्या काफी अधिक थी? विधायक जी, आपका जो प्रश्न है उसी में हमारा जवाब है। आप जानते हैं कि सदस्य हमारे ज़्यादा जीते, और सदस्य इसलिए ज़्यादा जीते कि सदस्य जनता के बीच से चुन करके आ रहे थे। जहाँ जनता चुनाव कर रही है वहाँ हमारे लोग जीत करके आए। अब लेकिन जहाँ पर धनबल का प्रयोग हो रहा है, बाहुबल का प्रयोग हो रहा है, सत्ता बल का प्रयोग हो रहा है, अधिकारी ऐसा लगता है जैसे कई बार कि उस सरकार से तनख्वाह लेने के बजाय किसी पार्टी कार्यालय से तनख्वाह ले रहे हैं। जब इस हद तक पार्टीबंदी हुई, बहुत जगह लोगों को डराया गया, धमकाया गया, प्रलोभन दिया गया, तो ये हो सकता है कि हमारे कुछ जगहों पर नामांकन नहीं हो पाए। लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हर जगह पर लड़ाई में दिखाई पड़ा है। और पार्टियां जिनका आप नाम ले रहे थे जो सत्ता में रही हैं, समाजवादी पार्टी के अलावा जो विपक्ष में हैं, वो लोग तो कहीं दिखाई ही नहीं पड़े, इसका प्रयोग किया है। पर आप जानते हैं कि जो पुराना इतिहास है, सरकार बदलती है 24 घंटे तब होते हैं जिसमें आधे से ज़्यादा लोग सत्ताधारी दल की तरफ मूव कर जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को टिकट दिया है उन सबका पूर्व का इतिहास दूसरे दलों का ही है। भारतीय जनता पार्टी अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ये चुनाव जिताने में असफल रही है, और आयातित लोग जो व्यापारिक लोग हैं उनको उन्होंने चुनाव जिताया जरूर है कई जगहों पर वो 24 घंटे तब होते हैं जब वो लोग सत्ता के सामने सरेंडर कर जाते हैं। इसलिए जहाँ कार्यकर्ताओं का मामला था, जहाँ दल का मामला था, जनता ने भरोसा समाजवादी पार्टी के ऊपर दिखाया है, और जहाँ सत्ता का मामला था, सत्ता में वो लोग सत्ता में हैं। पूंजीवादियों की सरकार, पूंजीवाद हावी हो रहा है लोकतंत्र पर। तो आदरणीय अमिताभ जी से अंतिम दो प्रश्न, उसके बाद इस साक्षात्कार का हम सभी लोग यहीं पर विराम देंगे। ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो गई है, ऐसा विपक्ष का कहना है, ऐसा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का कहना है। राम मंदिर का मुद्दा, होर्डिंग वॉर शुरू हो गया है, चंदा चोरों से सावधान, जैसा कि आपके जो मुख्य विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उन्होंने कहीं ना कहीं आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसमें चंदा चोरी हुआ है या घोटाला हुआ है। इस पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? आदरणीय अमिताभ वाजपेयी जी का क्या स्टैंड है? देखिए, हम लोग जब सरकार में थे तो हमने केवल विकास के काम किए,
और विकास के काम इस हद तक किए कि यदि गिनाएंगे तो शायद आपका इंटरव्यू का समय कम पड़ जाएगा और आपको बेहतर तरीके से मालूम भी है। और हम जब चुनाव में गए तो हम विकास के मुद्दों को लेकर के ही गए। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, वो हमेशा धर्म के आधार पर बंटवारा करने की रणनीति अपनाते हैं और अब जनता भी जान चुकी है। अंतिम वर्ष में जैसे ही प्रवेश हुआ है वैसे ही धार्मिक उन्माद की बातें होने लगी हैं, लेकिन लोग तो परेशान हैं महंगाई से, लोग परेशान है बेरोजगारी से, लोग परेशान है गुंडागर्दी से, भ्रष्टाचार से। तो वो लोग समाजवादी पार्टी की ओर विकल्प के रूप में देख रहे हैं। उनको अखिलेश यादव जी की नीतियों पर भरोसा है। अखिलेश यादव जी ने पिछले काम किए थे, गरीबों को पेंशन दी थी, कहीं इलाज का इंतजाम किया था, सिंचाई मुफ्त करी थी, सड़कों का जाल बनाया था, अस्पताल बनाए थे, मेट्रो बनाई थी, स्टेडियम बनाए थे। जो सदैव उन्होंने काम किया है उसकी तो लोग भरोसे से देख रहे हैं। हमें भरोसा है कि ये धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करने वाली भावनात्मक राजनीति, जो पेट की आग है, जो महंगाई से परेशान है, जो बेरोजगारी से परेशान है, उसको प्रभावित नहीं कर पाएगी और वो लोग समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। आपने एक प्रकरण वो चंदा चोरी का बताया, मैंने भी अखबार में देखा, किसी ने होर्डिंग लगा दी चंदा चोरों से सावधान, पर वो किसके ऊपर लगाई? ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका, जिसका था वो खुद सजग हो गया, तो उसमें किसी ने किसी का नाम नहीं लिया, पर जानने वाले जान गए कि किसके लिए कहा जा रहा है। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। हम लोग विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़े हैं और हम लोग फिर से विकास के मुद्दे पर, नौजवानों को रोजगार देने के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ने जाएंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर अंतिम प्रश्न के तौर पर आदरणीय विधायक जी से मैं केवल इतना ही पूछना चाहता हूं, थोड़ी देर के लिए राजनीति को हम सर किनारे करते हैं और व्यक्तिगत तौर पर इस कोविड-19 इस कोरोना काल में आदरणीय अमिताभ वाजपेयी जी ने आर नगर और कानपुर शहर के लिए क्या किया वो तो हम सभी दर्शक जानते हैं, लेकिन मैं आपके मुख से सुनना चाहूंगा और हमारे दर्शकों को बताएं कि इस चाहे कमिश्नर साहब को खत देना हो कि ऑक्सीजन लेवल के तहत लोगों को भर्ती किया जाए, मरीजों को भर्ती किया जाए, उनकी जानें बचाई जाएं, तो ऐसे कितने कार्य हैं जो आदरणीय अमिताभ वाजपेयी जी ने किए हैं राजनीति से हटकर। देखिए, अब चूंकि जो प्रश्न आपका है वो ऐसा है जिसमें स्वयं का महिमा मंडन करना पड़े और ये हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। हम लोग कभी भी इस तरह की चीज़ों को नहीं डालते, ना बताना चाहते हैं। पर चूंकि प्रश्न किया है तो ना बोलने पे भी अच्छा नहीं होगा। कोरोना का जो पिछला साल का जो पहला फेज़ था उसमें हम लोगों ने लगातार 60 दिन तक किचन चलाए। एक बार तो किचन की संख्या 22 किचन तक पहुँच गई थी और हम लोगों ने पूरी विधानसभा में किचन चला करके लोगों को भोजन उपलब्ध कराया। हज़ारों लोगों को हम लोगों ने राशन भी उपलब्ध कराया, जो संभवतः मदद करी। हालांकि उसको हम दिखाना और बताना नहीं चाहते, पर लोग जानते हैं। और इस बार तो बड़ा कठिन दौर आया था, ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, तो हमने तो स्वयं सिलेंडर खरीदे। मेरे पास तो बिल पर्चे भी हैं, पर उसको दिखाना और बताना मुझे उचित नहीं लगता, पर ऐसी नौबत आएगी दिखाया जा सकता है। और सिलेंडरों का इंतजाम भी किया, लोगों को यथासंभव ऑक्सीजन उपलब्ध कराई, भर्ती कराने में सहयोग किया। और मैंने अपनी विधानसभा में लगभग 10,000 परिवारों को वेपराइजर मशीन्स बांटी हैं, क्योंकि कोरोना में भाप लेने से एक अच्छा प्रभाव पड़ता है और लोग बचते हैं। तो मैंने भाप लेने की मशीन 10,000 की संख्या में अपनी विधानसभा मैंने दी है। और कई बार उन्होंने अधिकारियों से बात करी है, जो जैसी समस्याएं आई, चाहे ऑक्सीजन लेवल के आधार पर मामला रहा हो। मैंने बच्चों की बता रहा, जो तीसरी लहर आएगी उसकी तैयारी में मैंने पहले ही अपने विधानसभा में डफरिन हॉस्पिटल में एक 20 बेड का NICU का निर्माण मैंने प्रस्तावित कर रखा था। उसमें भी तेज़ी आई है। मैंने कमिश्नर से बात करी है कि वो भी तेज़ी से हो। एक धनकुट्टी में अस्पताल हमारे यहाँ जर्जर पड़ा है, उसको तोड़वा करके नया बनवाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हम लोग अपनी यथासंभव प्रयास में कर रहे हैं। हालांकि बस ईश्वर से कामना है कि ऐसी कोई तीसरी चौथी लहर ना हो और लोग स्वस्थ रहें, सकुशल रहें और सब तरफ खुशहाली हो, यही कामना ईश्वर से है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आर नगर विधानसभा से तेज तर्रार, समाज में रहकर समाज के लोगों के लिए काम करने वाले विधायक आदरणीय श्री अमिताभ वाजपेयी जी। तो मैं चाहूंगा अंतिम में हम अपील कर दे 2022 के चुनाव के लिए आप हमारे दर्शकों को, हमारे वोटर्स को कुछ संदेश देना चाहें समाजवादी पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से। देखिए, जहाँ तक हमारा सवाल है, हम 5 साल का जो मेरा कार्यकाल था, जो विकास के कार्य संभव थे, मैंने उसको करने का बहुत ताकत से प्रयास किया है। जनता के सुख दुख तकलीफ में मैं उपलब्ध रहा हूँ। मैंने 100% फ़ोन उठाए हैं, मैसेजेस का जवाब दिया है, व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक तक पर मैं अटेंटिव रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी उपलब्धता के आधार पर, हमारे नेता की नीतियों के आधार पर, हमारे विकास के फार्मूले के आधार पर जनता समाजवादी पार्टी को सहयोग करे और हमको भी सहयोग करके दोबारा 2022 में हम लोग सत्ता में आने का मौका दे, ताकि हम लोग कानपुर के लोगों के, उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन में दूरगामी बदलाव ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आर नगर विधानसभा से विधायक तेज तर्रार, आपके बेटे श्री अमिताभ वाजपेयी जी। बने रहिए पारस प्रेम के साथ, जल्दी मिलते हैं एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कोरोना से बच के रहें और वैक्सीनेशन जरूर करा लें। धन्यवाद।